हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंदर कार्यपत्रक नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपना पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से अपने ये लिया गया है। पहला प्रश्न है, यहाँ पे अभिक्रिया अपने को दे रखी है और इस अभिक्रिया के अंदर अपने को अभिकारक और उत्पाद कौन से हैं वो बताने हैं। जैसे आप एक उदाहरण देखें तो जिसमें अपने लेते हैं कि A+B ये कोई भी दो अभिकारक है, यानी कि जिन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया हो रही है और ये आगे जाकर कुछ नई चीज़ बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जिन पदार्थों के मध्य अपने अभिक्रिया करवाते हैं वो अभिक्रिया करके कुछ नया पदार्थ बनता है, उसको अपने CD के नाम दे दिया। तो ये जो AB है जिनके मध्य अभिक्रिया हो रही है ये तो अपने अभिकारक हैं और आगे जाकर जो चीज़ बन रहा है, नया पदार्थ जो अपना बन रहा है वो उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक की अगर अपने को परिभाषा लिखनी आए तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को अभिकारक और उत्पाद बताने हैं कौन कौन से हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि अभिकारक कौन सा है। तो अभिकारक जिनके मध्य अभिक्रिया होती है 2Mg और प्लस O2, ये तो अपने हैं दोनों के दोनों अभिकारक। ठीक है, आप चाहें तो इनके बीच में कोमा का निशान भी लगा सकते हैं। और उसके बाद उत्पाद जो हो जाएंगे, जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अपने को प्राप्त हो रहा है वो उत्पाद है। तो ये आ जाएगा 2MgO। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम होता है Ca और कार्बोनेट होता है CO3। ठीक है, कैल्शियम Ca और कार्बोनेट CO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है वो अपने पास आ जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपने पास होता है कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसका निर्माण किया जा सकता है, यह सदैव नियत रहता है, उसे अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर अपने पास इस तरीके से लिख देंगे, किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, यानी से सिर्फ एक रूप से अपने दूसरे रूप के अंदर बदल सकते हैं, उसका निर्माण या विनाश अपने नहीं कर सकते। तो उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चौथा प्रश्न है अपने पास रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की एक विधि का नाम लिखना है। तो इसका नाम आपको पता होगा, हिट एंड ट्रायल विधि होती है। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, जो अपने पाठ में भी देखी होगी, समीकरण को संतुलित करने के बाद जो लास्ट में लिखी होती है, तो हिट एंड ट्रायल विधि। अगला है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र अपने पास है यहाँ पे कि कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पे आप समझ गए हो इस अभिक्रिया को देखते ही, क्योंकि काफ़ी फेमस अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया की। तो इसमें कौन सा प्रकार आ जाएगा, विस्थापन। विस्थापन आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, जिसमें अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है, उसको अपने कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जिंक अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर को जिंक ने वहाँ से विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। तो ये हो जाएगी अपनी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया का
अपने को उदाहरण देना है कि द्विविस्थापन, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण अपने को यहाँ पे देना है, तो उदाहरण अपने लिख देंगे Na2SO4, ठीक है, और ये साथ में इसके लिखे जाते हैं, AQ आ जाएगा, प्लस में BaCl2, ये दोनों अभिक्रिया करके और आगे उत्पाद बनेगा BaSO4, और प्लस में अपने पास इसमें आ जाएगा 2NaCl। ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर अपने इसको समझना चाहें तो Na के ऊपर +2 पावर होती है, SO4 होता है, उस पर -2 होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे ही अपने यहाँ पे Ba आ जाएगा, तो Ba के ऊपर +2 होती है और Cl है तो उसके ऊपर -2 होती है। तो ये आपस में इन दोनों का आदान प्रदान और ये इन दोनों का आदान प्रदान कर देंगे, यानी कि ये जो ऊपर वाले आयन हैं इसको अपने आयन कहते हैं। तो इनका आपस में आदान प्रदान होता है ताकि दोनों आपस में ये संयोजन कर सके, आपस में रिएक्शन अभिक्रिया कर सके। तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 8वें प्रश्न के अंदर अपने पास है कि कौन सा अभिकारक उपचयन हो रहा है और कौन सा है वो अपचयन हो रहा है। तो इसके अंदर अपने को उपचयन और अपचयन बताने, कौन से के अंदर अपचयन होता है और कौन से के अंदर अपने पास उपचयन होता है। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो तो अपना अपचयन है, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो अपना उपचयन है। तो अपने को उपचयन देखें तो यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो उपचयन कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो अपना है वो हो जाएगा उपचयन। और अपचयन तो इसमें देखें जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये अपना हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे अपने लिखना है उपचयन। उपचयन को अपना एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उपचयन को अपने एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण नाम भी इसका होता है, तो कई बार इसका ऑक्सीकरण भी लिखा जाता है। तो उपचयन में अपने लिख देंगे कार्बन है तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन CO, तो ये तो हो गया अपना उपचयन। और अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन के अंदर क्या था कि ZnO था और यहाँ से O हट गया है, अकेला Zn बच गया, तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसको अपने रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। 9वां प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में नहीं रखा जा सकता, क्यों? तो अभी ऊपर अपने अभिक्रिया भी देखी कि जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, कॉपर सल्फेट को वहाँ से, कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर देगा और जो अभिक्रिया है वो चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसको नहीं रखा जा सकता। तो इसको अपने लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखना है। प्रश्न का अपने उत्तर लिख देंगे क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। यदि कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखेंगे, कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखेंगे तो यह SO4 यानी कि सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट उत्पाद बना लेगा, इसलिए इसको अपने किस में रखते, जिंक के पात्र में नहीं रखा जा सकता। लास्ट प्रश्न है अपना 10वां, इसमें बोला है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, किस गैस के कारण हो रहा है, वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को गर्म करने की जो अभिक्रिया है पहले अपने वो लिख लेते हैं। तो लेड अपने पास होता है जी, Pb को अपने लेड कहते हैं, यानी कि P और B इसको लेड के नाम से जानते हैं, Pb। नाइट्रेट है तो ये नाइट्रेट होता है NO3,
संतुलित करने के लिए अपने इसके आगे 2 लगा दिए। ठीक है, ये सॉलिड है, ठोस है, अभिक्रिया करेगा, ये इसको गर्म करेंगे 2PbO। ठीक है, ये भी अपने पास ठोस रूप में प्राप्त होगा प्लस 4NO2 और प्लस में ये गैस है NO2 और उसके बाद ऑक्सीजन, ये भी अपने पास गैस है। तो इस रूप के अंदर ये टूट जाता है। इसको गर्म करने पर, ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड के अंदर और उसके बाद अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ से भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित हो रहा है वो इस NO2 के कारण हो रहा है। तो यह किस गैस का होता है तो लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने को लिखना है यह है NO2। NO2 का अगर अपने नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके कारण ये क्या होता है, यह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये इसका अपने आंसर लिखना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। यहाँ पे अपनी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। आगे अपने करेंगे कार्यपत्र के वर्कशीट नंबर 2 को। अगर आपको ये प्रश्नों के आंसर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।